कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तारा को कंजीर को ले जाते देख सब लोग आहूजा से रिक्वेस्ट करने लगे। उषा जी गुस्से से, कमीने छोड़ दे मेरी बहू को, अगर तूने यह पाप किया तो तुझे साक्षात भगवान भी नहीं बचा सकते, छोड़ दे उसे। आहूजा जोर जोर से हंसने लगता है। ओ माय गॉड, कितने टाइम बाद ऐसे फिल्मी डायलॉग सुनने को मिल रहा है। सच में विदेशों में वो मजे नहीं जो हमारे इंडिया में है। मुग्धा गुस्से से, एक बार मेरे शिवांश यहाँ आ गए न तो तुम्हारी खैर नहीं। शारदा जी रिया को देखती हैं जो मजे से कुर्सी पर बैठी शराब पी रही थी। वो तो जब से यहाँ आई थी रिया के रवैये को देखकर ही उनकी बोलती बंद हो गई थी। जिस तरीके से रिया आहूजा के आदमियों के साथ मिलकर सबको बांध रही थी, उनको टॉर्चर कर रही थी, उनके ऊपर हंस रही थी, शारदा जी के पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई। रिया शारदा जी को देखते हुए, बुढ़िया क्या देख रही है, आंखों से ही खा जाएगी क्या मुझे। शारदा जी दुखी होते हुए, मैंने तुझे क्या समझा और तू क्या निकली। तेरे लिए मैं इस मासूम सी बच्ची के साथ कितना कुछ गलत किया और तू इस आहूजा से मिलकर हम सबको मारने की प्लानिंग कर रही है। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे जो मैंने तुझ जैसी लड़की पर विश्वास किया। रिया बेफिक्र से अपने कान को खुजलाते हुए, अरे बस कर बुढ़िया, कितना पकाएगी। तुझे क्या लगता है कि तूने मुझसे दो मीठे बोल क्या बोल दिए तो इसका मतलब मैं तेरे आगे पीछे नाचूंगी। मैं अब तक तुझे बर्दाश्त करती आई ताकि मुझे लगा तू मेरी शादी शिवांश के करवाएगी, पर अब मुझे समझ आ गया है तेरे बस का कुछ भी नहीं है, इसलिए मेरे अंकल ही मुझे शिवांश दिलाएंगे। शारदा जी गुस्से से, मेरा पोता कोई खिलौना नहीं है जो यह तुझे दिलाएगा। उसकी शादी हो चुकी है, उसकी पत्नी है, उसका बच्चा होने वाला है, वो तेरा कभी नहीं होगा। रिया गुस्से से उठकर आती है और शारदा जी को एक तमाचा जड़ देती है। सभी हैरान रह जाते हैं। आलोक जी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि वो जानते थे वह कुछ कर नहीं सकते थे और जो शारदा जी के साथ हुआ वह उनके कर्मों का नतीजा था। यह तप्पड़ उन्हें रिया ने नहीं, उनके खुद के कर्मों ने मारा है। जो आज तक वह करती आई थी उसका फल था। शिवांश, दक्ष और ऋषि तीनों फैक्ट्री से बाहर पहुंचते हैं। फैक्ट्री के बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। दक्ष बोला, कहीं हम गलत जगह तो नहीं आ गए। शिवांश इधर उधर देखते हुए, नहीं हम सही जगह आए हैं। दक्ष बोला, पर यहाँ कोई नहीं है, चलो अंदर चलकर देखते हैं। शिवांश हाथ दिखाकर दक्ष को रोक लेता है। दक्ष बोला, क्या हुआ। शिवांश एक छोटे पत्थर का टुकड़ा उठाता है और सामने फेंक देता है। सभी हैरान रह जाते हैं। फैक्ट्री के चारों तरफ इनविजिबल रेजर थी, उसके छूते ही उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते। दक्ष हैरानी से, तुझे कैसे पता और अब क्या करेंगे। शिवांश एक मरे हुए पक्षी की तरफ इशारा करता है जो शायद उससे टच होकर वहीं मरा हुआ पड़ा था। शिवांश बोला, मेरा आईपैड दे। दक्ष जल्दी से शिवांश को उसका आईपैड देता है। शिवांश जल्दी जल्दी आईपैड पर उंगलियां घुमाने लगता है। लेजर लाइट इनएक्टिव हो जाती है। दक्ष शिवांश को देखकर मुस्कुराने लगता है। थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं तो किसी लड़की की जोरदार चीख गूंज उठती है जो फैक्ट्री के साइड वाले हिस्से से आ रही थी। ऋषि घबराते हुए, ये तो तारा की आवाज़ है। वो उस ओर भागता है। शिवांश और दक्ष भी उस ओर जाते हैं, पर उससे पहले शिवांश गार्ड को इशारा करता है और वो लोग चारों तरफ फैल जाते हैं। इधर लेज़र के इनएक्टिव होते ही आहूजा का आदमी, बॉस लेज़र को किसी ने हैक करके बंद कर दिया है। यह सुनकर आहूजा का मुंह बिगड़ जाता है। फिर वो खिड़की से बाहर झांकता है पर वहाँ कोई नहीं था। आहूजा मुट्ठी कसते हुए, जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा होशियार है तू शिवांश ओबरा, इतनी जल्दी हमारे झांसे में नहीं आने वाला। आहूजा अपने गार्ड को इशारा करता है तो वो समझ जाते हैं कि उन्हें क्या करना है। आहूजा के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। इधर जैसे ही ऋषि दरवाज़ा खोलता है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। तारा नीचे ज़मीन पर थी और कंजीर उसके ऊपर। अपने सामने ऋषि को देखकर वो हड़बड़ा जाता है। ऋषि तारा को देखता है। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसकी बाल बिखरी हुई थी, होठ के किनारे से खून निकल रहा था, गाल लाल हो रहे थे, शायद उसे थप्पड़ मारे गए होंगे। तारा को इस हाल में देखकर ऋषि तो सुन्न पड़ गया। वहीं दक्ष और शिवांश ने अपनी नज़रें झुका ली। कंजीर गुस्से से, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। कंजीर की आवाज़ सुनकर ऋषि अपने होश में वापस आया। ऋषि का खून खौल गया। वो गुस्से में चीखते हुए खंजीर की तरफ बढ़ा और उसे तारा से दूर ढकेलते हुए उस पर टूट पड़ा। तारा अपने घुटने मोड़कर अपने आप को छुपाने की कोशिश करने लगी। दक्ष और शिवांश सामने खड़े थे। उसे बहुत शर्म आ रही थी। वो फूट फूट कर रोने लगी। इधर ऋषि कंजीर को मारने में लगा हुआ था। शिवांश ऋषि के पास आया तो ऋषि ने उसका हाथ झटक दिया। शिवांश गुस्से से थोड़ा चीखते हुए
उनके पास जाओ, उन्हें ज़रूरत है तुम्हारी। ऋषि को तारा का ख्याल आया जो अपने आप में सिमटी हुई थी। ऋषि दौड़कर तारा के पास गया और अपना जैकेट निकाल कर उसे पहना दिया। तारा झट से ऋषि के सीने से लग गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तारा की ऐसी हालत देखकर ऋषि की भी आंखों में आंसू आ गए। उसने भी तारा को अपनी बाहों में जकड़ लिया। इधर कंजीर पर शिवांश का कहर बरसने लगा। उसने मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी और 1-2 लात घूंसों में वो ढेर हो गया। शिवांश बोला, तुम इनके पास रुको, हम अंदर जा रहे हैं, बोलकर शिवांश चला जाता है। ऋषि कुछ कहने के लिए तारा से दूर हटता है पर वो उसे नहीं छोड़ती है। ऋषि ने भी कुछ नहीं बोला और ऐसे ही तारा को अपने सीने से लगाए रखा। उसे उसकी कितनी ज़रूरत है वो अच्छे से समझ रहा था। दक्ष और शिवांश आगे बढ़ रहे थे, तभी आहूजा की आवाज़ गूंजने लगती है। शिवांश ओबराय, मैं जानता हूँ कि तू आ गया है, अब सीधे तरीके से हमारे सामने आ जा, वरना ये तेरा परिवार तेरी होशियारी की सज़ा भुगतेगा। अगर कोई भी चालाकी करने की सोची तो बेचारे इन सब के साथ बहुत बुरा होगा। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं है इनके पास। शिवांश दक्ष को कुछ इशारा करता है और अकेले ही फैक्ट्री में चला जाता है। शिवांश को आते देख आहूजा राक्षसों की तरह हंसने लगता है। वहीं अपने परिवार को इस तरह देख शिवांश की आंखें फैल जाती है। आलोक जी और शारदा जी कांच के एक बॉक्स में थे जिसमें धीरे धीरे पानी भर रहा था। उनको वो जोर जोर से कांच को पीट रहे थे, चिल्ला रहे थे, पर उनकी आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ उसकी नज़र पड़ती है तो उषा जी और नलिनी दोनों को ही हाथ बांध कर गले में फंदा डालकर एक ड्रम पर लेटाकर उस पर खड़ा कर दिया गया था, जिस पर से उनके पैर फिसल रहे थे। फिर वो भी जैसे तैसे खड़े थे। फिर उसकी नज़र मुग्धा पर पड़ी जो एक पिलर से बंधी हुई थी। आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। मुग्धा को ऐसे देखकर शिवांश का दिल तड़प उठा। वो उसकी तरफ बढ़ने लगा तो वो जोर से नामे गर्दन हिलाने लगी। उसका दुपट्टा साइड से खिसक गया। मुग्धा को देखकर शिवांश हैरान रह जाता है। उसके पेट पर बम बंधा हुआ था। शिवांश के कदम वहीं सम जाते हैं। आहूजा हंसते हुए, देख ली अपने परिवार की हालत, अब कोई भी चालाकी करने से पहले एक बार सोच लेना, एक साथ में तू कितने लोगों को बचा पाएगा। शिवांश गुस्से से आहूजा को घूरता है। इस वक्त उसे कितना गुस्सा आ रहा था उसे खुद अंदाज़ा नहीं था। अगर उसका परिवार अभी बंदी नहीं बना होता तो वो यहाँ क्या तूफान खड़ा करता कि आहूजा की रूह तक कांप उठती। शिवांश को कुछ ध्यान आता है। वो इधर उधर नजरें घुमाता है। आहूजा बोला, अरे क्या ढूंढ रहे हो, कहो तो मदद कर दूं। शिवांश आहूजा को घूरता है तो आहूजा ऊपर देखकर मुस्कुराने लगता है। शिवांश ऊपर देखता है तो सुन्न रह जाता है। मासूम सा आरुष कुर्सी से बंधा हवा में झूल रहा था और उसकी रस्सी वहीं बंधी हुई थी जिसके पास एक आदमी चाकू लिए खड़ा था, जिसका मतलब साफ था कोई भी उस ओर बढ़ता तो वो रस्सी को काट देता, जिससे आरुष सीधे नीचे। अपने परिवार को ऐसे देखकर शिवांश तड़प उठता है। शिवांश गुस्से से, अब तो मैं आ गया हूँ, छोड़ दे मेरे परिवार को। आहूजा बोला, अरे छोड़ दूंगा, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले अपनी गन निकाल कर मेरे आदमी को दे दे। शिवांश आहूजा को घूरता है, फिर अपनी कमर से गन निकाल कर आहूजा के आदमी को दे देता है। आहूजा बोला, वेरी गुड, अब अपने आदमियों को बोलो सामने आने के लिए। शिवांश आहूजा को खास आने वाली नज़रों से देखता है। आहूजा बोला, अरे अरे मैं तो डर गया। फिर हंसते हुए, चल चल जल्दी कर, मेरे पास टाइम नहीं है। फिर, अरे मेरे पास तो है पर तेरे परिवार के पास नहीं है। अरे कि ना हो तो देख अपने बूढ़े दादा दादी को जो पानी में तड़प रहे हैं। 10 मिनट और फिर बेचारे पानी में डूब ही जाएंगे। शिवांश जोर से चीखता है, गार्ड्स। शिवांश के सारे गार्ड सामने आ जाते हैं। आहूजा बोला, ये अच्छा है। फिर वो अपने आदमियों को इशारा करता है तो वो गार्ड से सारी गन ले लेते हैं और उन्हें एक कोने में बांध देते हैं। आहूजा बोला, बहुत बोर नहीं लग रहा है, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए, क्यों, सही है ना। फिर वो मुग्धा के पास आकर उसके कंधे पर रख देता है। शिवांश गुस्से से, उससे दूर हट जा कमीने, वरना जान से मार दूंगा। आहूजा बोला, अरे चिल बेटा, चल थोड़ा एंटरटेनमेंट कर। फिर अपने गार्ड को इशारा करता है जो धीरे धीरे शिवांश के चारों ओर उसे घेर लेते हैं। आहूजा अपनी गन अपने चेहरे पर रगड़ते हुए, मैं अपने सभी आदमियों से बहुत प्यार करता हूँ, इन्हें एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए, समझ रहे हो ना। वो शिवांश को देखते हुए बोलता है। शिवांश की मुट्ठियाँ कस जाती है। आहूजा बोला, ना ना बच्चा, यह हाथ उठना नहीं चाहिए, वरना अपने आदमियों के लिए मेरा प्यार जाग जाएगा। फिर किसका नंबर आएगा ये मुझे भी नहीं पता। शिवांश अपने हाथ खोल देता है। आहूजा अपने गार्ड को इशारा करता है तो वो शिवांश पर टूट पड़ते हैं। वो सभी मिलकर शिवांश को बुरी तरह से पीट रहे थे पर वो उसका कोई जवाब नहीं दे रहा था। ऐसा तो था नहीं कि वो जवाब नहीं दे सकता था, पर उसके हाथ मजबूरी में बंधे हुए थे। शिवांश को ऐसे देख मुग्धा तड़प उठती है। वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है।
आहूजा, अरे मेरी जान, जरा आंखें खोलकर आखिरी बार अपने आशिक को देख तो लो, फिर तो कभी देखना नसीब होगा नहीं। आहूजा की बात सुनकर मुग्धा अपनी लाल लाल आंखों से उसे घूर कर देखती है। आहूजा अपने सीने पर हाथ रखते हुए, उफ, तुम्हारी यह कातिलाना आंखें सच्ची में कयामत हैं। इधर वो लोग शिवांश को मारे जा रहे थे। शिवांश का सफ़ेद शर्ट खून से लथपथ हो गया। उसके नाक मुंह से खून निकल रहा था। सिर पर भी चोट आई थी और पूरे शरीर पर भी काफ़ी जख्म थे। आहूजा और उसके बाकी आदमी शिवांश की हालत के मज़े ले रहे थे। वहीं दक्ष बहुत सफाई से अपना काम कर रहा था। उसने ऊपर बंधे आरुष को छुड़ा लिया, फिर उसके पास खड़े आदमी को ठिकाने लगाकर अब धीरे धीरे वो कुछ और गार्ड सब तरफ फैल रहे थे और एक के बाद एक आहूजा के आदमियों को गायब कर रहे थे। दक्ष मन में, अब अगर दादाजी या नलिनी के पास भी गया तो इसे पता चल जाएगा, दोनों में से किसी एक को निकाल पाऊंगा, फिर पता नहीं क्या हो, पर पहले किसे बचाऊं, अपने प्यार को या दादाजी को। दक्ष एक नज़र दोनों को देखता है। नलिनी की हालत खराब हो रही थी, पैर बार बार फिसल रहे थे, रो रो कर आंखें लाल हो गई थी, चेहरे पर थकान और कमजोरी साफ साफ दिख रही थी। वहीं आलोक जी और शारदा जी के बॉक्स में पानी उनके कमर से ऊपर पहुंच चुका था। पानी में उनके पैर भी बार बार उठ रहे थे, जिन्हें वो दोनों एक दूसरे को हाथ पकड़कर संभाल रहे थे। डर और दर्द दोनों के ही चेहरे पर साफ झलक रहा था। दक्ष एक गहरी सांस लेता है और आलोक जी की तरफ बढ़ जाता है। उनके बॉक्स के पास वाले आदमी को तो वो पहले ही हटा चुका था। उसकी जगह शिवांश के गार्ड थे, पर उन्होंने आहूजा के आदमियों के कपड़े बदल लिए थे तो अब पहचान पाना मुश्किल था। दक्ष बॉक्स को भरने वाले पानी को बंद करता है। शारदा दी दत्त को देखकर जोर जोर से कांच की दीवार को पीटने लगती हैं। पानी गिरने की आवाज़ बंद होने पर शारदा जी के इस तरह जोर से पीटने पर सबका ध्यान उस तरफ चला जाता है। दक्ष को सामने देखकर आहूजा हैरानी से, तू यहाँ क्या कर रहा है? इधर पल भर में माहौल पलट गया। शिवांश, जो अभी तक मार खा रहा था, अचानक आहूजा के आदमियों पर तेजी से टूट पड़ा। आहूजा दक्ष की तरफ इशारा करते हुए अपने आदमियों से, जाओ उसे पकड़ो, पर वो चुपचाप उसे देख रहे थे। आहूजा गुस्से से, सुनाई नहीं दे रहा क्या? पकड़ो उसे। तो वो गार्ड आहूजा की तरफ ही बढ़ने लगे। आहूजा के पास खड़े उसके आदमियों और उन गार्ड के बीच में फाइटिंग का सिलसिला शुरू हो गया। इधर तब तक शिवांश उनसे निपट कर आहूजा की गर्दन दबोच लेता है और उसके मुंह पर एक के बाद एक पंच जड़ देता है। शिवांश और आहूजा अब एक दूसरे से उलझ रहे थे। दक्ष बड़ी मुश्किल से दो गार्ड्स के साथ मिलकर दोनों को बाहर निकालता है। फिर जल्दी से वो नलिनी और उषा जी के पास जाता है। उषा जी छूटते ही मुग्धा के पास जाती हैं। नलिनी रोते हुए दक्ष के सीने से लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। दक्ष उसकी पीठ सहलाकर उसे शांत करता है। शांत हो जाओ, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक है। एक आदमी नलिनी पर रॉड से वार करता है, पर दक्ष झट से पलट जाता है, जिससे वो रॉड दक्ष के पीठ पर लगती है। नलिनी बड़ी बड़ी आंखों से दक्ष को देखती है। दक्ष उसे दूर कर उस रॉड को पकड़कर घुमा देता है और एक जोरदार लात उसकी पीठ पर मारता है, जिससे वो दूर गिर जाता है। दक्ष बोला, तुम मुग्धा के पास जाओ, मैं इन लोगों से निपटता हूँ। उषा जी मुग्धा के हाथ पैर तो खोल देती हैं, पर उसके शरीर पर लगा बॉम्ब अभी तक उसके पेट पर बंधा था। इधर शिवांश ने आहूजा को मार मार कर अधमरा कर दिया था। वो किसी खून से सनी पोटली की तरह पड़ा था। शिवांश को मुग्धा का ख्याल आता है। वो मुग्धा के पास आता है। मुग्धा को ऐसे देखकर उसे सीने से लगा देता है। मुग्धा रोते हुए, बस 2 मिनट बचे हैं शिवांश। जैसे ही यह सब शुरू हुआ उसने बटन दबा दिया। प्लीज़ शिवांश, हमारे बच्चों को बचा लीजिए प्लीज़। शिवांश मुग्धा को शांत करवाता है, फिर जतिन को आवाज़ लगाता है। एक गार्ड, यस सर। शिवांश बोला, डू इट फास्ट। जल्दी से जतिन अपने काम पर लग जाता है। शिवांश के गार्ड की टीम में हर एक आदमी किसी न किसी फील्ड का मास्टर है। जतिन बम का है। वो किसी भी तरह का बम बना भी सकता है और उसे डिफ्यूज़ भी कर सकता है। मुग्धा को बम लगा था, उसे डिफ्यूज़ करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। वो 1 मिनट के अंदर ही डिफ्यूज हो गया। टाइमर बंद होते ही सबने चैन की सांस ली। शिवांश ने जल्दी से बम को मुग्धा से दूर किया और झट से उसे अपने सीने से लगा लिया। आलोक जी भी तब तक वहां आते हैं। मुग्धा से, मेरे बच्चे, मुझे माफ़ करना, मेरे कारण तुम सबको यह सब भुगतना पड़ा। शिवांश बोला, नहीं दादू, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। शारदा जी एक कोने में बैठी थी। किसी के सामने आने की उनकी हिम्मत ही नहीं थी। इधर सब एक दूसरे का हाल पूछ रहे थे। वहीं रिया ने गन शारदा जी के सिर पर रखते हुए, शिवांश सोबरा, यह सब अभी खत्म नहीं हुआ है। जब तक तुम मेरे नहीं होगे तब तक मैं उसे खत्म भी होने नहीं दूंगी। सभी के चेहरे पर परेशानी की लकीरें उभर आती हैं। सभी जानते थे कि रिया किस हद तक गिर सकती है।
शिवांश गुस्से से, दादी को छोड़ दो रिया, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। रिया बोली, अरे कैसे, जब तक तुम इस मुग्धा को हमारे बीच में से नहीं हटाते मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मुग्धा बोली, प्लीज़ रिया, पागलपन छोड़ो, दादी जी को छोड़ दो, देखो वो तुमसे कितना प्यार करती हैं, प्लीज़ छोड़ दो। रिया गुस्से से, यह बुढ़िया यह उनके सिर पर बंदूक से दबाव बनाते हुए, ये किसी से प्यार नहीं करती है, इसे तो कैसे भी करके तुझे शिवांश की ज़िंदगी से हटाना था, इसलिए ये मेरा साथ दे रही थी। यह तो मेरे बाद भी और लड़कियां देख रही थी, क्या मैं यह नहीं जानती? सब जानती थी, पर बस चुप थी। पर अब नहीं रहूंगी। शिवांश, जल्दी से इस मुग्धा को मार दो, वरना मैं इस बुढ़िया को मार दूंगी। शिवांश बोला, पागल मत बनो रिया, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, दादी को छोड़ दो। रिया बोली, तो ठीक है, इस बुढ़िया का खेल खत्म हुआ। मुग्धा बोली, नहीं रिया, ऐसा मत करना, प्लीज़ छोड़ दो उन्हें। रिया बोली, जब तक तू जिंदा है इस बुढ़िया को नहीं छोड़ने वाली, तू मर जा, मैं इसे छोड़ दूंगी। मुग्धा बोली, प्लीज़ शिवांश मार दीजिए मुझे, पर दादी जी को बचा लीजिए। मुग्धा की बात सुनकर शारदा जी भी हैरान रह जाती हैं। जिस लड़की से वो इतना नफरत करती हैं, जिसको उसने आज दिन तक कभी नहीं अपनाया, हमेशा उसे भला बुरा कहा, हमेशा उसे कोसा, यहाँ तक कि उसे अपने घर से भी निकाल दिया, वह लड़की आज उनके लिए अपनी जान भी देने को तैयार है। यह देखकर शारदा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शिवांश बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुग्धा शिवांश को गन देते हुए, प्लीज़ शिवांश जल्दी कीजिए, हमारे पास टाइम नहीं है। शिवांश गुस्से से, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मुग्धा रोते हुए, हमें दादी को बचाना है, प्लीज़ शिवांश बात सुनिए। मुग्धा और शिवांश को ऐसे बहस करते देख रिया बहुत खुश हो रही थी। शिवांश प्लीज़ मार दीजिए मुझे और अपनी दादी को बचा लीजिए, उन्हें कुछ हो जाएगा तो मैं खुद भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। रिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, उसका पूरा ध्यान शिवांश और मुग्धा की बहस में था। शिवांश नहीं कर रहा था और मुग्धा प्लीज़ प्लीज़ कर रही थी। तभी गोली चलने की आवाज़ आती है, सब हैरान रह जाते हैं। उधर रिया की मुस्कुराहट एकदम से गायब हो जाती है और वो ही ढेर हो जाती है। सभी देखते हैं कि गोली रिया के सर को पार करके निकल जाती है। शिवांश मुग्धा के साथ बहस करते हुए सबका ध्यान उस पर लगाया और अपने सटीक निशाने से रिया को वहीं ढेर कर दिया। शारदा जी सुन्न पड़ गई, वो वहीं बैठ गई। आलोक जी उनके पास आकर, आप ठीक तो हैं ना? शारदा जी अपने आंसुओं से भरी आंखों से उन्हें देखती हैं। आलोक जी उन्हें उठाते हुए, चलिए अब उठिए, घर चलते हैं। शारदा जी, उससे पहले एक काम करना है। शारदा जी मुग्धा के पास आती हैं। शिवांश को लगता है कि वो फिर मुग्धा को कुछ सुनाने आई हैं। शिवांश बोला, प्लीज़ दादी अभी नहीं। शारदा जी हाथ का इशारा करके रोकते हुए, मैं तेरी बीवी को परेशान करने या ताने देने नहीं आई हूँ। फिर हाथ जोड़ते हुए, मैं इससे माफ़ी मांगने आई हूँ। मेरी आंखों पर अभी तक जो अहंकार की पट्टी बंधी थी, उससे मैं देख ही नहीं सकी कि तूने अपने लिए हीरा ढूंढा है और मैं कोयले के पीछे भाग रही थी। मुझे माफ़ कर देना बेटा, आज तक तुझे जो भी तकलीफ पहुंचाई है, तुझ पर हाथ उठाया, घर से जाने के लिए मजबूर किया, सभी चीज़ों की मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मुग्धा बोली, नहीं दादी जी, प्लीज़ आप ऐसा मत कहिए। बड़ों के हाथ हमें आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं, ऐसे हमारे साथ जुड़े हुए नहीं। फिर अचानक ही मुग्धा घबराने लगती है। शिवांश बोला, क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो, हॉस्पिटल चले? मुग्धा बोली, प्लीज़ शिवांश, तारा भाभी, उन्हें बचाइए, वो आदमी। शिवांश बोला, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे भाई के साथ है। मुग्धा बोली, क्या? शिवांश बोला, उन्हें सबसे पहले बचा लिया गया है, वो ठीक है। उषा जी बोली, कहाँ है वो? शिवांश बोला, शायद बाहर कार में होंगे या घर निकल। तभी ऋषि की आवाज़ आती है, नहीं यहीं है। उषा जी बोली, बेटा तारा कहाँ है? ऋषि बोली, वो कार में है, बहुत डर गई थी, फिर रोते रोते कार में ही सो गई। उषा जी बोली, तो उसे अकेला क्यों छोड़ा? ऋषि बोला, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कार लॉक है और 2 गार्ड भी बाहर हैं, मैं बस आप लोगों को देखने आया था। ऋषि बोला, और आरुष? मुग्धा बोली, हाँ आरुष। दक्ष बोला, ये रहा आपका आरुष। आरुष दौड़कर मुग्धा के पैरों में लिपट जाता है। शिवांश उसे अपनी गोद में उठा लेता है। प्लीज़ डैड, घर चलें, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। शिवांश बोला, हाँ बेटा चलो घर चलते हैं। फिर वो दक्ष को देखता है। दक्ष बोला, तू सबको लेकर घर जा, मैं इसे देख लूँगा। सभी वहाँ से जाने लगते हैं। दक्ष बोला, नलिनी से चलो, तुम भी घर जाओ, मैं इस आहूजा को देखते हुए ठिकाने लगाकर आता हूँ। दक्ष भी नलिनी को लेकर बाहर जाने लगता है। आहूजा अपना सिर उठाकर देखते हुए, इतनी भी जल्दी क्या है शिवांश ओबराय? सभी मुड़कर देखते हैं तो आहूजा गन लिए उन पर ही पॉइंट किए हुए था। कोई कुछ बोलता या करता उससे पहले वो शिवांश और मुग्धा पर गन चला लेता है। गोली उनको छू पाती इससे पहले उनके बीच में ऋषि आ जाता है और गोली ऋषि की पीठ पर लगती है। आहूजा बार बार ट्रिगर दबाता है पर शायद उसमें गोलियां ही नहीं थी। ऋषि शिवांश और मुग्धा को घेरे हुए था, उसके मुंह से खून निकलने लगता है।
मुग्धा तो जैसे सुन्न ही पड़ जाती है। ऋषि नीचे गिरता है, उससे पहले शिवांश आगे बढ़कर ऋषि को संभाल लेता है। शिवांश भी हैरान रह जाता है, उसके और उसके परिवार के लिए ऋषि ने आज ये क्या कर दिया। शिवांश ऋषि का गाल थपथपाते हुए, ऋषि ऋषि ये क्या किया, फिर जोर से चीखते हुए, दक्ष कार निकाल। ऋषि शिवांश का हाथ पकड़ते हुए, मुझे नहीं लगता कि मैं अब बच पाऊंगा, प्लीज़ मेरी बहन का ध्यान रखना। मुग्धा बोली, प्लीज़ भाई ऐसा मत बोलो, आपको कुछ नहीं होगा। शिवांश प्लीज़ कुछ करिए। ऋषि अपने खून से सने हाथ मुग्धा के गालों पर फेरते हुए, तारा और बाकी घर वालों का ध्यान रखना, इतना बोलकर उसका हाथ नीचे लटक जाता है। मुग्धा जोर से चीखती है, भाई। शिवांश ऋषि को ऐसे देखकर और भी घबरा जाता है, वो उसे जल्दी से उठाकर बाहर भागता है। शिवांश बोला, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, तूने मेरी और मेरी मुग्धा की जान बचाई है, तुम्हें इस तरह तो जाने नहीं दूंगा। शिवांश जल्दी से ऋषि को कार में डालता है और खुद ड्राइव करते हुए दक्ष को सभी को लाने को बोलता है। ऋषि बेजान सा कार की बैक सीट पर था। शिवांश बेतहासा गाड़ी चला रहा था और बार बार ऋषि को देख रहा था। इधर दक्ष सबको घर जाने को बोलता है, पर कोई भी नहीं मानता है। सभी हॉस्पिटल जाने की जिद करते हैं, तो दक्ष सभी को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। उषा जी को जब पता चलता है कि ऋषि को गोली लगी है तो वो जोर जोर से रोने लगती है। उनकी आवाज़ सुनकर तारा भी उठ जाती है। वो घबराते हुए ऋषि को ढूंढती है। ऋषि ऋषि आप कहाँ हो? मुग्धा बोली, प्लीज़ शांत हो जाइए, हम भाई के पास ही जा रहे हैं। तारा बोली, नहीं मुझे अभी जाना है। और माँ आप ऐसे क्यों रो रही हैं, ऋषि कहाँ है? मुग्धा बोली, प्लीज़ आप दोनों शांत हो जाइए, हम चल रहे हैं ना। इधर शिवांश ऋषि को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। एक डॉक्टर ऋषि की नब्ज चेक करते हुए, सॉरी सर, ही इज़ नो मोर। यह सुनते ही शिवांश उसे जोरदार थप्पड़ जड़ देता है, जिससे वो सुन्न पड़ जाता है। शिवांश ने रास्ते में सीनियर डॉक्टर को कॉल कर दिया था, इतने में वो भी आ जाते हैं। शिवांश उस डॉक्टर का कॉलर पकड़ते हुए, इसे तो मैंने बस थप्पड़ मारा, अगर तूने इसे नहीं बचाया तो मैं तेरी जान ले लूँगा। डॉक्टर बोला, नहीं नहीं सर, मैं देखता हूँ। ऋषि को जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हैं। ऋषि की सांसें चल रही थी, पर बहुत ही कम थी, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो बच पाएगा। डॉक्टर कोई इंजेक्शन तैयार करते हैं और जल्दी से ऋषि के सीने में लगा देते हैं और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने लगते हैं। इधर सभी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। शिवांश बोला, आप सब यहाँ क्यों? तारा बोली, ऋषि कहाँ है, मुझे उन्हें देखना है, प्लीज़ बताइए वो कहाँ है। शिवांश बोला, उसका ऑपरेशन चल रहा है, अभी कोई नहीं मिल सकता है। यह सुनकर तारा वहीं ज़मीन पर बैठ जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उषा जी उसे संभालती हैं। शिवांश मुग्धा के पास आता है, जो बिल्कुल शांत थी। मुग्धा का ऐसे रहना शिवांश को डरा रहा था। शिवांश मुग्धा को सीने से लगाते हुए, तुम फिक्र मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। मुग्धा सूनी आंखों से तारा को देखते हुए, बहुत मुश्किलों से इनके जीवन में खुशियों ने दस्तक दी है, कहीं यह खुशियाँ हमारी वजह से रूठ न जाएं। शिवांश बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ आओ। फिर चेयर पर बैठाते हुए, तुम यहाँ बैठो, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। शिवांश ने ऐसा बोल तो दिया था, पर वो खुद ही अंदर डर रहा था। जिस तरह की ऋषि की स्थिति है, कुछ कह नहीं सकते थे। तकरीबन 2 घंटे हो गए थे ऋषि को ऑपरेशन रूम में। बाहर सभी की हालत खराब हो रही थी, सबके चेहरे पर डर और परेशानी साफ साफ छलक रही थी। आज पहली बार ऐसा था कि शिवांश अपने परिवार के अलावा किसी और के लिए परेशान था, वह भी उसके लिए जिसे वह अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता था। उसके बेटे के लिए आज उसकी परेशानी हद से ज़्यादा थी। वह शायद शिवांश की इंसानियत थी या मुग्धा के परिवार के प्रति प्यार था। सच न जाने के बावजूद भी आज वो ऋषि के लिए परेशान था। तभी वहाँ रघुनाथ जी और विक्रम जी आ जाते हैं। उषा जी विक्रम जी के पास जाकर रोते हुए, कहाँ थे आप, देखा ना हमारे बेटे को क्या हो गया, कुछ कीजिए, उसे कुछ हो जाएगा तो मैं भी जी नहीं पाऊंगी। ऐसा बोलकर रोते हुए उनके सीने से लग जाती हैं। विक्रम जी उन्हें शांत करते हैं। रघुनाथ जी आलोक जी को घूर कर देखते हैं, जो दूर चेयर पर बैठे हुए थे। आलोक जी भी एक नज़र रघुनाथ जी को देखते हैं, फिर नज़र हटा लेते हैं। उनमें हिम्मत नहीं थी उनसे नज़रें मिलाने की। आज उन्हें अपने आप में ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। रघुनाथ जी ने कितनी बार उन्हें बताने की कोशिश की, पर उन्होंने एक बार भी सच सुनना नहीं चाहा और गलतफहमियों के भंवर को इतना बढ़ा दिया, जिसमें रघुनाथ जी का परिवार झुलस कर रह गया। किसी और के किए की सज़ा रघुनाथ जी के परिवार को मिली और आज भी मिल रही है। रघुनाथ जी, ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उषा जी कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप सर झुका लेती है। रघुनाथ जी सख्ती से, मैंने पूछा ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? शिवांश कुछ बोलने लगता है, पर आलोक जी उसे चुप करा देते हैं और खुद रघुनाथ जी के पास आते हैं और रघुनाथ जी के सामने हाथ जोड़ते हैं, तो रघुनाथ जी मुंह फेर लेते हैं।
आलोक जी बोले, तेरा इस तरह मुंह फेरना गलत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ जो मैंने तेरे साथ किया उसके लिए तू मुझे जो चाहे सज़ा दे सकता है। मैं भुगतने को तैयार हूँ। आज मुझे सच पता चला है, वह सच जो इतने सालों से तेरी और मेरी दोस्ती के आड़े आ रहा था। किन शब्दों में तुझसे माफ़ी मांगूं समझ में नहीं आ रहा है। सच कहूँ तो मेरी गलती की कोई माफ़ी है ही नहीं। मेरी वजह से तूने जो सहा है। रघुनाथ जी हाथ दिखाकर आलोक जी को रोक देते हैं। रघुनाथ जी बोले, मैंने सहा? फिर वह अपने बेटे विक्रम को दिखाते हुए, इसने सहा है। निर्दोष होने के बावजूद भी इसने जेल में रहकर सजा काटी है। 7 साल, पूरे 7 साल जेल में रहा है। इसे सहना कहते हैं। देख इसे, देख। उषा जी की तरफ देखते हुए, इतने साल इसने अपने पति के बिना काटे हैं, उसे सहना कहते हैं। फिर वह मुग्धा की तरफ इशारा करते हुए, देख उसे देख, हमारी नाजुक सी बच्ची तेरे नाजायज बेटे के अंश को पाल रही थी। सारी दुनिया के ताने सुने, परेशानियां उठाई, यहाँ तक कि अपने परिवार की बेरुखी भी सही। एक कुंवारी माँ होने का कलंक मिला, इसे सहना कहते हैं। और फिर रूम की तरफ पॉइंट करते हुए, देख देख मेरे पोते को, जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है तेरे पोते को बचाने के लिए। बार 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 तेरे परिवार को बचाने के लिए मेरा परिवार के इंसान को कितना सहना पड़ता है। हर बार गलती तेरे परिवार करता है और उसकी सज़ा मेरे परिवार को भुगतनी पड़ती है। पहले मेरा बेटा, फिर मेरी पोती, फिर मेरा पोता। आखिर कब तक तेरे परिवार के किए की सज़ा मेरे परिवार को मिलेगी? आलोक जी शर्म से सर झुका लेते हैं। शिवांश को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि सच में अभी भी वो अनजान ही था। वैसे अनजान तो विक्रम जी और रघुनाथ जी भी थे, पर उन्हें यह तो पता ही था कि शिवांश के माँ बाप को विक्रम जी ने नहीं मारा है। और मुग्धा वाली बात विक्रम जी ने खुद रघुनाथ जी को बताई, और ऋषि की गोली लगने वाली बात एक गार्ड से उन्हें पता चली। रघुनाथ जी बोले, मैंने कितनी बार तुझे बताने की कोशिश की, पर तूने अपने गुरूर में कभी सुनने की जहमत ही नहीं उठाई। सच तो यह है कि पैसे का अभिमान मुझे नहीं तुझे हो गया था, इसलिए तूने अपनी इतनी सालों पुरानी दोस्ती पर भरोसा नहीं किया। एक बार समझाने तक का मौका नहीं दिया और बस मान लिया कि मेरे बेटे ने तेरे बहू और बेटे को मारा है। अरे क्यों मारेगा वह उसे? आलोक जी बोले, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, तू जो चाहे मुझे सजा दे दे। रघुनाथ जी बोले, मुझे अब तेरी ये झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए, तू चला जाए यहाँ से। फिर मुग्धा को देखते हुए, कुछ करना ही है तो बस इतना करना कि अब मेरे परिवार के किसी भी इंसान को तकलीफ मत देना, क्योंकि जो तेरे घर में है वो वापस मेरे घर में नहीं आ सकेगा। तो बस तेरे से उम्मीद करता हूँ कि मेरी बच्ची को कोई तकलीफ मत होने देना। बस मुझे तुझसे और कुछ चाहिए ही नहीं। आलोक जी बोले, नहीं, सालों पहले मैंने अपनी गलती की वजह से अपना दोस्त खो दिया था। अब वो मैं दोबारा नहीं करना चाहता। तू चाहे मुझसे कितना भी नाराज़ रहे, चाहे मुझे तेरे पैर पकड़कर ही माफ़ी मांगनी पड़े। आलोक जी रघुनाथ जी के पैर पकड़ने लगते हैं। रघुनाथ जी बोले, ये क्या कर रहा है? वो आलोक जी को खड़ा करते हैं। आलोक जी बोले, माफ़ कर दे यार। रघुनाथ जी फिर भी मुंह मोड़ लेते हैं तो आलोक जी निराश हो जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। रघुनाथ जी बोले, बस इतना ही था, इतने में ही थक गया? आलोक जी पलट कर देखते हैं तो रघुनाथ जी मुस्कुराते हुए अपने हाथ खोल देते हैं। आलोक जी खुश हो जाते हैं और दोनों दोस्त एक दूसरे के गले से लग जाते हैं। सालों से छाए गलतफहमी के बादल आज छट गए। दोनों दोस्त आज सालों बाद फिर मिल गए। शिवांश बोला, ये क्या चल रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुग्धा बोली, आपके माँ पापा को हमारे माँ पापा ने नहीं, आहूजा ने मारा है। शिवांश हैरानी से, क्या? मुग्धा बोली, हाँ यही सच है, उन्हें आहूजा ने मारा था। फिर वो शिवांश को सारा सच बताती है जो आहूजा ने बताया था। शिवांश बोला, पर ऐसे कैसे हो सकता है? मुग्धा बोली, आपको मुझ पर यकीन ना हो तो किसी से भी पूछ सकते हैं। उसने सबके सामने बताया थे कि कैसे उसने दोनों दादाजी के बीच लड़ाई करवाई, कैसे उन्हें अलग किया। फिर जब आपके पापा को सच पता चला तो उन्होंने उनकी जान ले ली। आपकी मम्मा उनके पीछे नहीं आती तो शायद आज वो आपके साथ होती। यह सब जानकर तो शिवांश के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। इतने साल से जिसे वो अपना दुश्मन समझता आ रहा था, असल में वो तो उनका दुश्मन था ही नहीं। असली दुश्मन तो कोई और था। मुग्धा का परिवार तो बेवजह ही सजा पा रहा था। शिवांश को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो रघुनाथ जी या विक्रम जी से नज़रें तक नहीं मिला पा रहा था। रघुनाथ जी शिवांश को देखते हैं, जो उनसे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। वो कुछ बोलते इससे पहले डॉक्टर बाहर आते हैं। सभी डॉक्टर के पास जाते हैं। शिवांश घूरकर डॉक्टर को देखता है। डॉक्टर बेचारा हड़बड़ा जाता है, वो डरते हुए, सर वो सर। शिवांश बोला, ये क्या लगा रखा है, जल्दी बताओ। डॉक्टर बोला, वो ठीक हैं, पर। शिवांश गुस्से से, पर?
डॉक्टर बोला उन्हें आराम की ज़रूरत है। शिवांश बोला तो अब गोली लगी है तो आराम की ज़रूरत तो होगी ही ना। आपको किसने डॉक्टर बना दिया? सीरियल वाली बहू की तरह सस्पेंस बना रहे हैं। जाइए आप, ऋषि ठीक है यह जानकर सब खुश हो जाते हैं और हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद देते हैं। तारा डॉक्टर से क्या क्या हम मिल सकते हैं? डॉक्टर बोले जी वो अभी बेहोश है, होश आने में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर आप लोग मिल सकते हैं। ऐसा बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। आलोक जी रघुनाथ जी से अंत भला तो सब भला। रघुनाथ जी बोले पर अभी अंत हुआ कहाँ है? फिर वो शिवांश के पास आकर क्यों बरखुरदार कुछ कहना नहीं है? शिवांश झेप जाता है पर वो जानता था कि गलती उसकी थी तो उसे उससे बड़ों से माफ़ी मांगनी चाहिए। इसलिए शिवांश हाथ जोड़ते हुए, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलती की है, अपने गुस्से में आप लोगों का बहुत नुकसान भी किया है, पर मैं सच नहीं जानता था। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। आप मेरे बड़े हैं, मेरे दादू के समान हैं, आप मुझे जो चाहे सज़ा दे सकते हैं। रघुनाथ जी मुस्कुराते हुए, तुम पर यह सूट नहीं करता, तुम तो हमेशा तुम्हारे टसन वाले अंदाज में ही अच्छे लगते हो। तुम्हें पता है जब यह मेरे घर नन्ही परी आई थी ना, तभी तुम्हारे दादाजी ने इसे तुम्हारे लिए पसंद कर लिया था। तुम दोनों बचपन में साथ साथ जितने अच्छे लगते थे ना, आज भी उतने ही अच्छे लगते हो। जैसे बचपन में हमेशा हमारी गुड़िया का ध्यान रखते थे वैसे भी अभी भी रखना। शिवांश हाँ में सिर हिला देता है। मुग्धा सुनी आंखों से अपने दादाजी को देख रही थी। आज कितने साल हो गए उसके दादाजी ने उससे बात तक नहीं की। वो तरस रही थी अपने दादाजी का प्यार पाने को। रघुनाथ जी मुग्धा को देखते हैं जो उन्हें ही देख रही थी। रघुनाथ जी, आपसे किन शब्दों में माफ़ी मांगे समझ में नहीं आता। गुस्से की आग में इतना जल गए कि अपनी ही बच्ची की तकलीफ़ नहीं देखी, बिना सच जाने बस छोड़ दिया ऐसे भंवर में जिसमें हमारी मासूम सी बच्ची झुलस कर रह गई। जो हुआ उसे बदल तो नहीं सकते, पर हाँ अपने किए की माफ़ी ज़रूर मांग सकते हैं। हमें माफ़ कर दो बेटा, हम तुम्हारे गुनाहगार हैं। मुग्धा रघुनाथ जी का हाथ पकड़ते हुए, नहीं दादाजी प्लीज़ आप माफ़ी मत मांगिए, जो हुआ हमारी किस्मत थी, तकलीफ़ बहुत हुई पर आज सब कुछ ठीक देखकर बहुत खुशी हो रही है। बस एक बार आपके गले लगना चाहती हूँ, यकीन करना चाहती हूँ कि हमारा परिवार हमें वापस मिल गया है। रघुनाथ जी मुग्धा को अपने गले से लगा लेते हैं, फिर एक हाथ शिवांश की तरफ भी बढ़ा देते हैं। शिवांश थोड़ा हिचकिचाता है और मुग्धा की तरफ देखता है तो वो अपनी पलकें झपका देती है। शिवांश भी आगे बढ़ जाता है। रघुनाथ जी दोनों को अपने सीने से लगा लेते हैं। रघुनाथ जी बोले, आज ऐसा लग रहा है जैसे सब मिल गया हो और कुछ नहीं चाहिए। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। कुछ दिन बाद आज फिर से ओबराय मेंशन दुल्हन की तरह सजाया हुआ था, जिसका सारा कार्यभार शारदा जी ने खुद अपने ऊपर ले रखा था। वो खुशी खुशी सारी तैयारी कर रही थी। शारदा जी नौकरों से, अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मेहमान बस आने में ही है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, आज हमारी बहू की गोद भराई है। आलोक जी बोले, अरे आप इस उम्र में इतनी टेंशन ना ले, बीपी बढ़ जाएगा। शारदा जी बोली, अरे कैसे बढ़ेगा, और उम्र हुई होगी आपकी, मैं तो अभी भी जवान हूँ। आलोक जी हंसते हुए, अच्छा परदादी बनने जा रही हैं और जवान हैं। शारदा जी अपने जूड़े को ठीक करते हुए, हाँ वो तो मेरी शादी जल्दी हुई थी, वरना अभी तो मेरी दादी बनने की उम्र नहीं हुई है। आलोक जी मुस्कुराते हुए, अच्छी गलतफहमी पाली है आपने। शारदा जी बोली, जाइए जाइए तैयार हो जाइए, वरना लोग बोलेंगे बीबी तो इतनी जवान और पति बुढ़ा। आलोक जी बोले, अच्छा हम बुढ़े अभी आते हैं तैयार होकर, देखिए फिर कौन बुढ़ा लगता है। शिवांश ऊपर खड़े खड़े अपने दादा दादी को देख रहा था। इन्हीं खुशियों के लिए तो वो तरस रहा था। आज उसे सब कुछ मिल गया था सिवाय उसकी बीबी के। सुबह से मैडम के दर्शन ही नहीं हुए हैं। वो उठा तब वो मंदिर चली गई, जब आई तो शिवांश काम से चला गया और अब तैयार होने लग गई। शिवांश बेसब्र हुआ जा रहा था अपनी बीवी से मिलने के लिए। शारदा जी बोली, तू वहाँ खड़ा क्या कर रहा है, जा जाकर तैयार होकर आ, मेरी बहू आज इतनी सुंदर लगेगी, थोड़ा उसके साथ बैठने लायक बन जा। शिवांश मुंह बनाकर अपनी दादी को देखता है तो वो मुस्कुरा देती हैं। शिवांश भी मुस्कुराकर अपने रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद तैयार होकर बाहर आता है। शिवांश ने आज गोल्डन कलर का कुर्ता और सफ़ेद पजामा पहन रखा था, जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। बालों को अच्छे से सेट कर रखे थे। एक हाथ में गोल्डन वॉच तो दूसरे में गोल्ड का ब्रेसलेट हाथों में चमक रहा था। पैर में मोजड़िया, कुल मिलाकर शिवांश का ट्रेडिशनल लुक ज़बरदस्त लग रहा था। फिर वो आरुष को देखने जाता है। आरुष वो तैयार ही था, उसके कपड़े भी शिवांश के जैसे ही थे। दोनों बाप बेटे हाई फाई करते हैं। आरुष बोला, वाह डैडा आप कितने हैंडसम लग रहे हो। शिवांश बोला, अब डैड किसका हूँ। आरुष असमंजस में देखता है। शिवांश उसके बाल बिगाड़ते हुए, अरे जब बेटा इतना हैंडसम है तो बाप को भी तो हैंडसम लगना होगा ना।
आरुष बोला, क्या यार डैडा, मेरे बाल बिगाड़ दिए, अब मुझे फिर से ठीक करना पड़ेगा, वरना प्रांजल क्या सोचेगी मेरे बारे में। शिवांश हैरानी से, कौन? आरुष हड़बड़ाते हुए, कोई नहीं। शिवांश आरुष को घूरते हुए, कौन है यह प्रांजल? आरुष बोला, वो मेरी दोस्त है, जब आपकी शादी का रिसेप्शन था उसमें मिली थी, तो वो आज आएगी ना। शिवांश बोला, अच्छा बच्चू, अभी से मेरी बहू ढूंढ ली। आरुष शर्माते हुए, अरे डैडा, वो तो बस मेरी दोस्त है। शिवांश आरुष के पेट में गुदगुदी करते हुए, अच्छा दोस्त है, दोस्त? दोनों बाप बेटे ऐसे ही मस्ती करते हैं। शारदा जी बोली, चलो नीचे, दोनों को यहीं रहना है क्या? आरुष बोला, मम्मा आ गई क्या? शारदा जी बोली, नहीं बेटा, बस उसे ही लेने जा रही हूँ, तुम दोनों जाओ, सभी मेहमान भी आ चुके हैं। आरुष और शिवांश दोनों नीचे आते हैं। दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। शिवांश को देखकर सभी जेंट्स उससे हाथ मिलाने लगते हैं। मुग्धा के आने का टाइम हो गया था। यहाँ इतने सारे जेंट्स को देखकर उसे अच्छा नहीं लगता है। वो आलोक जी को इशारा करता है तो बदले में वो भी उसे कुछ इशारा करते हैं। आलोक जी बोले, आइए सभी, इधर जेंट्स के लिए अरेंजमेंट किए गए हैं। सभी उस ओर चल देते हैं। शिवांश भी उनके साथ जाने लगता है, पर एक हवा का झोंका उससे गुजरता है जो उसे सुकून की जगह बेचैनी दे देता है। शिवांश मन में, यू आर माइन, वनली माइन। शिवांश अपने सीने पर हाथ रखता है जो कि जोरों से धड़कता है, शायद बिना देखे ही मुग्धा की मौजूदगी का एहसास करवा रहा था। शिवांश मुड़कर देखता है तो देखता ही रह जाता है। शिवांश की जान उसकी बीवी धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रही थी। उसने भी गोल्डन कलर की साड़ी पहनी हुई थी। ट्रेडिशनल ज्वेलरी के साथ हल्का सा मेकअप में मुग्धा बहुत सुंदर लग रही थी। अब तो हल्की सी मोटी भी हो गई थी। भरे हुए गाल, गोल मोटेल पेट में भी मुग्धा कमाल की लग रही थी। शिवांश तो अपना दिल थामे मुग्धा को देखता ही रह गया। मुग्धा की नज़र जैसे ही सामने खड़े शिवांश पर गई, जो सारी सूध बुध खोए उसे ही देख रहा था, तो वो शर्मा जाती है, जिससे उसका रूप और निखर जाता है। दक्ष बोला, बस कर, तेरी ही बीबी है, ऐसे क्या घूर रहा है? दक्ष के टोकने पर शिवांश वापस अपने होश में आता है और दक्ष को घूरते हुए, तुझसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती ना, और मुझे क्यों देख रहा है? अपनी वाली को तो देख। दक्ष बोला, उसे तो मैं सुबह से नहीं। अभी वो इतना ही बोला था कि सीढ़ियों पर से नलनी अपना दुपट्टा संभालती हुई नजर आती है। नलनी को देखकर दक्ष के बाकी के सब तो उसके मुंह में ही रह गए। शिवांश बोला, अब बोल, अब क्या हुआ? दक्ष बोला, चुप रहना, ठीक से देख तो लेने दे। शिवांश दक्ष की आंख पर हाथ रख देता है। ऐसा नहीं होता, तूने मेरे रोमांस की बैंड बजाई है तो अब तुझे भी देखने को नहीं मिलेगा। शिवांश दक्ष को ऐसे ही वहाँ से खींचकर जेंट्स की साइड लेकर चला जाता है। शिवांश को अपने सामने ना पाकर मुग्धा उदास हो जाती है। उसे ऐसे देखकर शारदा जी उसके कान के पास जाकर, इतनी उदास मत हो, अभी जाती हूँ और उसके कान खींचकर पकड़ कर लाती हूँ मैं। मुग्धा बोली, नहीं नहीं, वो मैं। शारदा जी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती हैं और सच में शिवांश को लेकर आती हैं। मुग्धा हड़बड़ा जाती है। शिवांश जैसे ही मुग्धा के पास बैठने लगता है, मुग्धा बोली, नहीं नहीं दादी जी, इसकी ज़रूरत नहीं है। उषा जी बोली, ये क्या बोल रही है बेटा, पूजा में होने वाले पिता को बैठना पड़ता है। मुग्धा को अब समझ आता है कि शिवांश यहाँ क्यों आया है। वो अपनी नासमझी पर खुद ही झेप जाती है। शिवांश आराम से बैठ जाता है और मुग्धा के कान के पास जाकर, क्या बात है बीबी, मुझे अपने पास बैठने क्यों नहीं दे रही थी? मुग्धा बोली, नहीं, वो मुझे लगा दादी जी वो गलत। शिवांश बोला, क्या? मुग्धा बोली, नहीं कुछ नहीं। मुग्धा बोली, माँ, तारा भाभी। उषा जी बोली, वो तेरे भाई के पास है ना, अभी उसे हॉस्पिटल से छुट्टी कहाँ मिली है? ऋषि का जिक्र होते ही मुग्धा उदास हो जाती है। अब यह बात शिवांश को कैसे बर्दाश्त होती। वो दक्ष को मैसेज कर पूजा करने लग जाते हैं। थोड़ी ही देर में पूजा खत्म होती है। पंडित जी बोले, अब आप दोनों आंखें बंद कर आने वाले बच्चे और अपने परिवार वालों की सेहत की कामना कीजिए। मुग्धा बोली मन में, हे भगवान, मेरे दोनों बच्चों को हमेशा स्वस्थ रखना, उन्हें बुरी नज़र से बचा कर रखना, मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरे भाई को जल्दी से ठीक कर देना। शिवांश मन में, मैंने तो आपसे भी कुछ मांगा नहीं, क्योंकि कभी आपको माना ही नहीं, पर मुग्धा आपको बहुत मानती है, उसे जो चाहिए बस उसे दे देना, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुग्धा अपनी आंखें खोलती है तो दक्ष ऋषि को लेकर आता हुआ दिखाई देता है, जो उनके साथ तारा भी थी। ऋषि को देखकर मुग्धा खुश हो जाती है। मुग्धा बोली, आप यहाँ? ऋषि बोला, अब मेरी बहन की लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट दिन है तो मुझे तो आना ही था। दक्ष को साथ देखकर मुग्धा समझ जाती है कि ऋषि को शिवांश ही लाया होगा। मुग्धा की आंखें भर आती है। वो शिवांश को देखती है तो वो ना में सिर हिलाता है। आंसुओं से भरी आंखों में भी मुग्धा मुस्कुरा देती है, क्योंकि आज उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा दिन जो था।
आज उसका पूरा परिवार साथ जो था। गोद भराई का फंक्शन अच्छे से निपट जाता है। मुग्धा के घर वाले भी घर चले गए थे। इन सब में शाम होने को आई थी। मुग्धा काफ़ी थक गई थी। आज दिन भी उसे थोड़ा भी रेस्ट करने को नहीं मिला, तो वो अपने कमरे में आराम से सो रही थी। शारदा जी शिवांश से, मुग्धा खाने के लिए नहीं आई? शिवांश बोला, अभी वो सो रही है, आप चिंता मत करो, जो जब उठेगी तो मैं उसे खिला दूंगा, आप सब लोग खा लीजिए। शारदा जी बोली, और तू? शिवांश बोला, मेरा मन नहीं है तो मैं बाद में खा लूँगा। शिवांश अपने रूम में चला जाता है, जहाँ बेड पर सारी दुनिया सारी जहाँ की मासूमियत लिए उसकी बीवी आराम से सो रही थी। उसके मासूम चेहरे को देखकर ही शिवांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसका मन कर रहा था कि अभी अपनी बीवी के पास जाए और उसे खूब प्यार करे, पर वो जानता था कि अभी वो बहुत थकी हुई है, उसे आराम की बहुत ज़रूरत है। तो वो सामने सोफे पर लैपटॉप लेकर बैठ गया। रात के तकरीबन 12 बजे मुग्धा कुनमुनाने लगी। शिवांश उसे ही देख रहा था, नींद में खसे बच्चों जैसी हरकतें कर रही थी। थोड़ी देर ऐसे ही करने के बाद फाइनली उसने अपनी आंखें खोली। अपने सामने शिवांश के मुस्कुराते चेहरे को देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई, साथ ही एक सुकून की ठंडी सांस भी। शिवांश बोला, आखिरकार नींद पूरी हो ही गई। मुग्धा बैठने लगी तो शिवांश झट से उसके पास आ गया और उसे ठीक से बैठा दिया। शिवांश बोला, अब ठीक लग रहा है? मुग्धा बोली, बहुत थक गई थी, अब अच्छा लग रहा है। शिवांश साइड में रखे फ़ोन से कॉल कर अपना और मुग्धा का खाना मंगवाता है। मुग्धा बोली, आपने भी नहीं खाया? शिवांश बोला, मेरी जान जब तक ना खाए मैं कैसे खा सकता हूँ? शिवांश की बात सुनकर मुग्धा शर्मा सी गई। मुग्धा बोली, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। शिवांश मुग्धा को बाथरूम तक लेकर जाता है, तब तक खाना भी आ जाता है। शिवांश खाना लेकर सर्वेंट को जाने को बोल देता है, फिर खुद से ही दोनों के लिए खाने का प्लेट में निकालता है और मुग्धा के आने का वेट करता है। फिर दोनों साथ में खाना खाते हैं। शिवांश पूरे टाइम मुग्धा को देख रहा था, पर वो किसी और ही दुनिया में गुम थे। खाना होने के बाद शिवांश प्लेट को साइड में रखने लगता है तो मुग्धा बाहर बालकनी में चली जाती है और वहाँ पर लगे झूले पर बैठकर चाँद को निहारती है। शिवांश भी मुग्धा के पास जाता है और उसे पीछे से हक कर लेता है। दोनों ही एक साथ चाँद को देख रहे थे। दोनों के बीच बिल्कुल शांति छाई हुई थी, जिसे भंग करते हुए, क्या बात है, कोई परेशानी है? मुग्धा बोली, नहीं, कुछ नहीं। शिवांश एक हाथ से मुग्धा को पकड़े हुए था और दूसरा हाथ उसके गाल पर फेरते हुए, मुझे नहीं बताओगी क्या हुआ है? मुग्धा पहले तो कुछ नहीं बोलती है, फिर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है ना, डर लग रहा है कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। शिवांश बोला, ऐसा क्यों सोच रही हो? मुग्धा बोली, हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी ज़्यादा खुश होती हूँ मेरी खुशियों को नज़र लग जाती है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अब अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, बोलते हुए रोने लगती है। शिवांश मुग्धा को अपनी तरफ घुमाते हुए, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं कुछ भी नहीं होने दूँगी। मुग्धा बोली, पर शिवांश मुग्धा का चेहरा अपने हाथ में थामते हुए, मुझ पर भरोसा नहीं है? मुग्धा हाँ में गर्दन हिलाती है। शिवांश अपना सिर मुग्धा के सिर से जोड़ देता है। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। शिवांश मुग्धा का चेहरा अपने हाथों में थामते हुए, मुझ पर भरोसा नहीं है? मुग्धा हाँ में गर्दन हिलाती है। शिवांश अपना सिर मुग्धा के सिर से जोड़ देता है। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। अचानक ही मुग्धा ने शिवांश के होठों को लॉक कर दिया। शिवांश की तो सांसें थम जाती है। कितने दिनों बाद दोनों एक दूसरे के इतना करीब आए थे। मुग्धा की छुअन ने शिवांश को जमा दिया था। जब शिवांश कोई रिस्पांस नहीं देता है तो मुग्धा रुक कर शिवांश को देखने लगती है। उसे लगा शिवांश को अच्छा नहीं लगा। मुग्धा की आंखें देख शिवांश समझ जाता है। फिर वो खुद आगे बढ़कर मुग्धा के गालों को चूमते हुए उसे अपने बाहों में जकड़ लेता है। चांदनी रात में दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। कितनी मुश्किलों के बाद यह सुकून भरे पल उनके हिस्से आए थे। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को ऐसे ही महसूस कर रहे थे। शिवांश के सिर पर मुग्धा का नशा छाने लगता है। वो एक झटके से मुग्धा से अलग होता है। शिवांश बोला, आई एम सॉरी। मुग्धा शिवांश को देखती है। शिवांश बोला, सॉरी वो मैं, तुम अभी इस हालत में नहीं हो, बोलकर बाथरूम की तरफ चला जाता है। शिवांश का ऐसे दूर होना मुग्धा को अच्छा नहीं लगता है। वो उदास हो जाती है। शिवांश थोड़ी देर में वापस आता है। मुग्धा को ऐसे देख उदास होकर, है क्या हुआ है? मुग्धा की आंखों में आंसू आ गए थे। वो रोते हुए, अब आप मुझसे प्यार नहीं करते? शिवांश हैरानी से, ऐसा किसने कहा? मुग्धा बोली, किसी के कहने की क्या ज़रूरत है, अभी देखा मैंने कैसे आप मुझे छोड़कर चले गए। शिवांश मुग्धा के आंसू पोंछते हुए, अरे पागल लड़की, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार, पर अभी तुम्हारी स्थिति ऐसी नहीं है। फिर मुग्धा के पेट पर हाथ रखते हुए, जब यह आ जाएगा ना तब तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ।
शिवांश का इशारा समझकर मुग्धा मन ही मन मुस्कुराने लगती है। शिवांश बोला, चलो अभी सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है। शिवांश मुग्धा का हाथ पकड़ता है तो मुग्धा नामे गर्दन हिलाती है। शिवांश बोला, क्या? मुग्धा अपने दोनों हाथ फैला देती है। मुग्धा का इशारा पाकर शिवांश मुग्धा को गोद में उठा लेता है और रूम में लेकर आ जाता है। फिर उसे बेड पर लिटाकर खुद भी उसके बगल में लेट जाता है। मुग्धा शिवांश की बाहों में समा जाती है। दोनों ऐसे ही एक दूसरों के साथ सो जाते हैं। ऐसे ही देखते देखते हंसी खुशी 2 महीने बीत जाते हैं। मुग्धा का पूरा टाइम हो चुका था। शिवांश कोई कसर नहीं छोड़ता था उसका ध्यान रखने में। शारदा जी भी पूरे मन से मुग्धा को स्वीकार चुकी थी, साथ ही साथ आरुष को भी। रिया की कही हुई हरकत ने उन्हें अपनी गलती का एहसास अच्छे से दिला दिया था। ओबराय मेंशन। मुग्धा आराम से सोफे पर बैठी शारदा जी से बातें कर रही थी। शारदा जी बोली, क्या बात है, आज बहुत थकी थकी सी लग रही हो। मुग्धा बोली, हाँ दादी, आज तो मुझे बहुत घबराहट हो रही है। शारदा जी बोली, पूरा समय लग गया है ना? मुग्धा बोली, हाँ। शारदा जी बोली, अगर ज़्यादा घबराहट हो रही है तो हम अस्पताल चलें, मैं शिवांश को भी फ़ोन लगा देती हूँ। मुग्धा बोली, नहीं नहीं, अभी तो सिर्फ घबराहट ही हो रही है, दर्द नहीं हो रहा है। शारदा जी बोली, पर एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं। मुग्धा बोली, नहीं, मुझे घुटन सी हो रही है, मैं थोड़ी देर गार्डन में टहल लूँ। शारदा जी बोली, ठीक है, चल, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। मुग्धा बोली, नहीं, आप रहने दो, आज आपके घुटनों में दर्द है, मैं जानती हूँ अच्छे से, मैं खुद चली जाऊँगी। शारदा जी बोली, नहीं, मैं तुझे ऐसे अकेले नहीं जाने दूंगी, रुक, मैं नीला को भी तेरे साथ भेजती हूँ। मुग्धा बोली, ठीक है। शारदा जी अपने घर की एक सर्वेंट नीला को मुग्धा के साथ गार्डन में बाहर टहलने के लिए भेज देती हैं। नीला और मुग्धा दोनों ही बात करते हुए गार्डन में टहल रही थी कि अचानक मुग्धा को तेज दर्द उठा। वह दर्द से खर्राती हुई वहीं बैठ गई। मुग्धा को ऐसे देखकर नीला घबरा जाती है। वह जल्दी से गार्ड को शारदा जी को बुलाने के लिए भेजती है। शारदा जी भी घबराते हुए बाहर आती हैं तो मुग्धा को ऐसे दर्द में तड़पते देखकर और परेशान हो जाती हैं। मुग्धा जोर जोर से दर्द से करा रही थी। उसे ऐसे देखकर शारदा जी के तो हाथ पैर काम करना ही बंद कर देते हैं। नीला बोली, बड़ी मालकिन, आप इस तरह से घबराइए मत, अभी हमें छोटे मालकिन को हॉस्पिटल ले जाना है, मैं ड्राइवर को बुलाती हूँ। नीला फटाफट जाकर ड्राइवर को गाड़ी निकालने को बोलती है। नीला और कुछ गार्ड मिलकर मुग्धा को गाड़ी में बिठाते हैं। नीला बोली, आप जाइए, मैं छोटे साहब को फ़ोन करके बताती हूँ। नीला समझदारी दिखाते हुए जल्दी से मुग्धा को बिठाकर शिवांश को फ़ोन करके भी बता देती है। इस वक्त शिवांश मीटिंग में था, पर जब से वह मुग्धा का पूरा समय लगा था तब से शिवांश अपने फ़ोन का बहुत ध्यान रख रहा था कि कभी भी इमरजेंसी आ सकती है। नीला का जैसे ही फ़ोन आया, शिवांश चलती मीटिंग छोड़कर वहाँ से जाने लगा। दक्ष भी उसके साथ में था। दक्ष ने नलिनी को फ़ोन करके उसे भी अस्पताल आने को बोल दिया। इधर शारदा जी ने भी उषा जी को फ़ोन करके हॉस्पिटल आने के लिए बोल दिया। एक के बाद एक सभी हॉस्पिटल पहुंच गए। मुग्धा अभी लेबर रूम में थी, उसे बहुत दर्द हो रहा था। बाकी सब बाहर थे। मुग्धा की चीखें शिवांश को बेचैन कर रही थी। मुग्धा की दर्द भरी आवाज़ शिवांश से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था कि तभी एक नर्स बाहर आती है और शिवांश से, सर, आपको डॉक्टर बुला रही हैं। शिवांश घबराते हुए, क्यों, मुग्धा ठीक तो है ना, और हमारा बच्चा, वो तो ठीक है ना? नर्स बोली, सब ठीक है सर, बस मैम को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। डॉक्टर ने बोला है अगर आप साथ में रहेंगे तो उन्हें हिम्मत मिलेगी। शिवांश हैरानी से, क्या मैं? नर्स बोली, हाँ सर, प्लीज़ जल्दी चलिए। शिवांश शारदा जी को देखता है तो वह भी हाँ में सिर हिला देती है। शिवांश अंदर जाने लगता है तो नर्स बोली, रुकिए सर, पहले आप खुद को सैनिटाइज करके एप्रिन पहन लीजिए, उसके बाद में अंदर जा सकते हैं। शिवांश फटाफट नर्स के कहे अनुसार खुद को सैनिटाइज करता है और एप्रिन पहनकर लेबर रूम में जाता है। मुग्धा को ऐसे दर्द में तड़पते देखकर शिवांश के हाथ पैर काम नहीं करते हैं। वो मुग्धा को ऐसे देख भी नहीं पा रहा था। मुग्धा की हिम्मत कैसे ही बढ़ाता, पर वहीं शिवांश को सामने देखकर मुग्धा में जैसे जान आ जाती है। वह उसे इशारा करके अपने पास बुलाती है। शिवांश डॉक्टर की तरफ देखता है तो वह भी उसे मुग्धा के पास जाने को बोलते हैं। शिवांश कसकर मुग्धा का हाथ पकड़ लेता है। मुग्धा से ज़्यादा डर तो उसे लग रहा था। इतना खतरनाक इंसान आज पहली बार इतना डर रहा था। मुग्धा दर्द में कराते हुए, शिवांश प्लीज़ कुछ कीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं सह नहीं पा रही हूँ, बहुत दर्द हो रहा है। शिवांश के तो शब्द गले में ही अटक गए थे। वह खुद डर के मारे काँप रहा था, फिर भी अपनी सारी हिम्मत बटोर कर मुग्धा से, प्लीज़ जान, थोड़ा सा हिम्मत दिखाओ, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे प्यार की निशानी हमारे हाथ में होगी, बस 5 मिनट और। मुग्धा रोते हुए, शिवांश मुझसे अब नहीं हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। मुग्धा का दर्द अचानक तेज हो गया। वो जोर जोर से चीखने लगी।
वहीं शिवांश की आंखों के आगे धुंधलापन छाने लगता है, उसका सिर चकराने लगता है और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। शिवांश को ऐसे देखकर डॉक्टर के साथ साथ मुग्धा, नर्स, बाकी सब भी हैरान रह जाते हैं। तकरीबन 1 घंटे के बाद शिवांश वापस होश में आता है तो अपने आप को अस्पताल के एक बेड पर पाता है। रूम में इस वक्त कोई भी नहीं था। शिवांश हड़बड़ाते हुए उठता है। मुग्धा, मुग्धा कहाँ है और मेरा बच्चा? वह जल्दी से रूम के बाहर आता है और एक नर्स से, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा कहाँ है, वो कैसे हैं, वो दोनों ठीक तो हैं ना? नर्स बोली, रिलैक्स सर, वो ठीक है, उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया है, आप उनसे मिल सकते हैं। शिवांश फटाफट रूम की तरफ भागता है। शिवांश जैसे ही रूम में जाता है, सभी रूम में थे और गुस्से से शिवांश को घूर रहे थे। शिवांश सकपका जाता है। शारदा जी शिवांश का कान खींचते हुए, नालायक, तुझे उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए भेजा था या खुद अस्पताल में भर्ती होने के लिए? तूने तो और उसे डरा दिया। शिवांश मासूम सी शक्ल बनाते हुए, सॉरी, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया था, वो मैं बहुत डर गया था और पता नहीं कैसे अचानक मैं बेहोश हो गया। शिवांश की बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। उषा जी शिवांश को उसका बच्चा देते हुए, लीजिए अपने बच्चे को। अपने बच्चे के सामने देख शिवांश बहुत खुश हो जाता है, पर अभी भी वह बच्चे को नहीं ले पा रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। शिवांश बोला, नहीं नहीं, कहीं यह गलती से गिर गया तो इसे कुछ हो जाएगा। शारदा जी उसके हाथ पर करते हुए, ऐसा कुछ नहीं होगा, बच्चे अपने माँ बाप के पास सबसे ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। शिवांश ने जैसे ही अपने बच्चे को गोद में लिया, एक सुकून भरा एहसास उसके दिल को छू गया। एक अजीब सी खुशी उसे महसूस हुई जो आज दिन तक कभी नहीं हुई थी। सभी मुग्धा और शिवांश को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। शिवांश मुग्धा के पास आता है तो वह मुंह फेर लेती है। शिवांश मुग्धा का हाथ चूमते हुए, सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला कैसे मैं बेहोश हो गया। आई एम रियली वेरी सॉरी, तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेरी थी और मैं तुम्हारे साथ नहीं था। शिवांश मासूमियत पर मुग्धा पिघल जाती है, फिर मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं, अच्छा बताओ कैसा है हमारा बेबी? शिवांश बच्चे को गौर से देख रहा था। उसे अभी तक पता ही नहीं था कि लड़का हुआ है या लड़की। शिवांश उसे गौर से देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि लड़का है या लड़की। मुग्धा बोली, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? शिवांश बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह लड़का है या लड़की। शिवांश की बात सुनकर मुग्धा को हंसी आ जाती है। शिवांश बोला, तुम मेरा इस तरह से मजाक नहीं उड़ाओगी, प्लीज़ बताओ ना कि यह लड़का है या लड़की। मुग्धा बोली, आपको क्या चाहिए था? शिवांश बोला, मुझे तो छोटी सी मुग्धा चाहिए थी। मुग्धा अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए, सॉरी मिस्टर ओबराय, ये छोटी मुग्धा नहीं, छोटा शिवांश है जो बहुत बदमाश है। इसने मुझे बहुत परेशान किया बाहर आने में, अब बाहर आकर भी पता नहीं क्या करेगा। शिवांश बच्चे का सर चूमते हुए, जो भी है पर मेरा है और मेरा भी, आरुष अंदर आते हुए बोला। शिवांश मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ तुम्हारा भी, तुम ही तो हो उसके बड़े भाई, तुम्हें इसका ध्यान रखना है। आरुष बच्चे के सिर पर किस करते हुए, सबसे ज़्यादा मैं ही इसका ध्यान रखूंगा और सबसे ज़्यादा प्यार भी मैं ही करूंगा। 5 साल बाद एक छोटा बच्चा गार्डन में दौड़ रहा था और उसकी मम्मा उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। प्लीज़ श्रेष्ठ रुक जाओ बेटा, जल्दी से कपड़े पहन लो, देखो अन्वी और सौरी भी आने वाले हैं। फिर वह बोलेंगे कि श्रेष्ठ कितना गंदा बच्चा है, कैसे गंदे कपड़े पहन रखे हैं, प्लीज़ बच्चा आ जाओ, तुम्हारे सारे कपड़े मिट्टी में गीले हो गए हैं। श्रेष्ठ जो कि पूरी मिट्टी से सने कपड़ों में गार्डन में दौड़ रहा था, वो अपने कमर पर हाथ रखकर खिलखिलाते हुए अपनी तोतली भाषा में, अरे बुद्धू मम्मा, अन्वी को तो ठीक से बोलना भी नहीं आता है और सौरी तो अभी कुछ बोलता ही नहीं है, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। मुग्धा बोली, अच्छा, और खुद को देखा है कैसे बोलते हो? श्रेष्ठ गुस्सा करते हुए, आप मुझे ऐसे नहीं बोलोगी। मुग्धा बोली, अच्छा। आरुष बोला, लाइए मम्मा, मैं इसे कपड़े पहना देता हूँ। मुग्धा बोली, ठीक है, तुम ही पहना दो, यह तुम्हारा भाई सिर्फ तुम्हारी ही सुनता है। आरुष श्रेष्ठ के कपड़े बदलने लगता है और श्रेष्ठ भी एक अच्छे छोटे भाई की तरह आरुष से कपड़े पहन लेता है। आरुष अब 11 साल का हो गया था और काफ़ी समझदार भी। मुग्धा दोनों को मुस्कुराते हुए देखते हुए, हे भगवान, दोनों भाइयों का प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे। तभी एक कार बाहर आकर रुकती है जिसमें से नलिनी और दक्ष उतरते हैं। नलिनी की गोद में उनका छोटा सा प्यारा सा बेटा सौर्य था, एकदम गोल मटोल, बहुत क्यूट और बहुत ही मासूम। मुग्धा नलिनी को देखकर खुश हो जाती है और उसके पास जाती है और सौर्य को खूब प्यार करती है। इतने में ही 2 गाड़ियां और आकर रुकती हैं जिसमें से मुग्धा के परिवार वाले निकलते हैं। अब उनके परिवार में एक और नई सदस्य शामिल हो गई थी, तारा और ऋषि की बेटी अन्वी। मुग्धा बोली, आ गए आप सब, मैं आपका कभी से इंतजार कर रही थी, चलिए दादाजी और दादी आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं। सभी अंदर हॉल में आ जाते हैं। तीनों बच्चे हॉल में ही खेलने लग जाते हैं।
शौर्य खड़े होकर ठीक से चल नहीं पाता था, पर घुटनों के बल पूरे घर में आतंक मचाता था। अन्वी बहुत प्यारी और समझदार थी, बिल्कुल भी शरारत नहीं करती थी। श्रेष्ठ उसमें बहुत झगड़ता था और उसे रुलाता था, पर आरुष सब संभाल लेता था। अभी भी आरुष सबका ध्यान रख रहा था। सभी एक दूसरे से गले मिलकर बहुत खुश होते हैं और हंसी मजाक करते हैं। मुग्धा इधर उधर देखती है, पर शिवांश कहीं नजर नहीं आता। फिर उसकी नज़र ऊपर पड़ती है। शिवांश रेलिंग पकड़े नीचे ही देख रहा था। मुग्धा उसके पास जाती है। मुग्धा बोली, क्या बात है, आप नीचे नहीं आए, ऐसे ही क्या देख रहे हैं? शिवांश मुग्धा की कमर में अपना हाथ लपेटकर उसे अपने करीब करते हुए, आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लगता है सारी दुनिया जहाँ की खुशियाँ मेरे घर में हैं, और यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमसे ही यह सारी खुशियाँ हैं। शिवांश को देखते हुए, नहीं, मुझसे नहीं, हमसे यह सारी खुशियाँ हैं। अगर आप मेरी लाइफ में नहीं आते तो मुझे भी यह सब कुछ नसीब नहीं होता। मुग्धा शिवांश के कंधे पर अपना सर रखकर नीचे देखने लगती है। सचमुच आज उनका भरा पूरा परिवार साथ में बहुत खुश था। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और प्यारी सी कहानी के साथ।